वहीं पर विकास के दावों को हम परखेंगे और साथ ही उस दावे पर भी चर्चा करेंगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है यूपी में कामकाज को लेकर। दरअसल सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है और दावा किया है कि सरकार ने बीते 5 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबके क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है, लेकिन 10 फरवरी को जनता तय करेगी कि किसके दावे में कितना दम है। तो चलिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट देखते हैं, अपने मेहमानों से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूपी के विकास मॉडल का क्या है तोड़? 1947 से 2017 तक 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहती है। नेगेटिव पॉलिटिक्स अब पसंद नहीं है। लोग विकास, खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ना चाहते हैं। भविष्य देख रहे हैं, किसान अपना भविष्य देख रहा है, नौजवान अपना भविष्य देख रहा है। योगी मॉडल वर्सेस अखिलेश यादव मॉडल। डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। यूपी योगी अखिलेश में फर्क है साफ। 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यानी इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे। और मित्रों, 17 से 22 के बीच में 33 नए मेडिकल कॉलेज सरकार बना रही है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। 5 साल पूरा मौका जनता ने उनको दिया। सबसे महंगी बिजली दी, समय पे किसान को खाद नहीं दी। 70 लाख नौकरी का उन्होंने बात कही थी, वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। इन विषयों पर जब वो घिर जाते हैं तो इस तरह से वो पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। ये क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। न्यूज़ 18 का खास शो अलीगढ़ से देखिए चुनावी एक्सप्रेस। तो दावों में कितना है दम, यूपी के लिए योगी कितने उपयोगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अलीगढ़ की जनता के मन में क्या है, उनका मूड क्या है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा का पक्ष रखने के लिए गौरव शर्मा हमारे साथ है, जिला उपाध्यक्ष अलीगढ़। इसके अलावा आरएलडी से दिवाकर गौड़ जी हमारे साथ है, ब्लॉक प्रमुख अलीगढ़। बीएसपी से अशोक सिंह जी है, कोऑर्डिनेटर है अलीगढ़ के। कांग्रेस से राजीव लीडर जी है, कोऑर्डिनेटर है अलीगढ़ से। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी विजेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो सबसे पहले सवाल गौरव शर्मा जी आपसे यही कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बीते 5 साल में क्या क्या कामकाज हुए उसका रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजनेस, किस तरह का माहौल है, क्राइम कंट्रोल, तमाम तरह की बातें रखी गई। लेकिन अखिलेश यादव उन्हें खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। ये सारे दावे झूठे हैं। अखिलेश यादव जी ने अपने पिछले 5 साल में कुछ भी काम करके नहीं दिया। तो जिसने जो कुछ नहीं किया तो उसको यही दिखता है कि कोई कुछ नहीं करता। 2017 से लेकर के 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर विकास के काम गिनेंगे तो इतने सारे हैं कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अलीगढ़ में ही देखेंगे आप, जिसके लिए यहाँ के छात्र लड़ते थे शिक्षा के लिए, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। रोजगार के लिए डिफेंस कॉरिडोर यहाँ दिया, ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ दिया, जेवर एयरपोर्ट का काम किया। विश्व के, भारत के अंदर कोई भी हवाई जहाज का सर्विस सेंटर नहीं था, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको अलीगढ़ के पिसावा में लाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का काम किया है। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान बीमा योजना के अंतर्गत
बीमा देने का काम किया है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंदर 330 रुपए में बीमा देने का काम किया है। इतने सारे कितने सारे काम हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं विकास की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जनता क्या सोचती है? आप लोग भी यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अनुशासन में रहकर आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हाथ उठाइए, मैं आपके पास आऊंगी और वो सवाल आप जिस भी उम्मीदवार से या फिर नेता से पूछना चाहते हैं हम जरूर लेंगे। लेकिन विकास की फेहरिस्त विजेंद्र सिंह जी बहुत लंबी गिनवाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज 5 साल का लेखा जोखा रखा है उसमें बाकायदा 2007 से लेकर 2017 का जिक्र है। मेरा सवाल सुन लीजिए, तब बहन जी की भी सरकार थी, उसके बाद सपा की सरकार आई और अब भाजपा सरकार चला रही है। तो तमाम सरकारी योजनाओं का जिक्र है कि इन योजनाओं के तहत बसपा ने क्या किया, सपा ने क्या किया और भाजपा में वो कितना मल्टीप्लाई हुआ। उसमें नौकरियों की भी बात है, स्वास्थ्य क्षेत्र की भी बात है, रोजगार की भी बात है। माननीय मुख्यमंत्री मेरे साथी हैं, सच्चाई तो यह है कि इनका रिपोर्ट का क्राइम, करप्शन और झूठ की पराकाष्ठा है। यह बता दें, पहले कहते थे 70,000 पुलिस के सिपाहियों की और दरोगाओं की भर्ती कर दी अखिलेश जी ने, तो अब बताएं कितने सिपाहियों की भर्ती कर दी उन्होंने? उनका तो ये कहना है भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार था। 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी का वायदा किया था, 14 करोड़ होने चाहिए। 2 साल से लगातार कोरोना चल रहा है, ये बताइए ना कितने बच्चों को नौकरी दे दिया? किसान 7.5 जो आंकड़ा सरकार ने दिया हुआ बता देती हूँ। उनका कहना है कि 5 लाख नौकरियां दी गई हैं और उसके अलावा 3,50,000 संविदा पे अलग अलग विभागों में भर्ती की गई है। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। किसान, अभी इन्होंने कहा किसान निधि की बात कही, 6,000 रुपए साल में मिलते हैं और 6 लाख रुपए से उसको बर्बाद कर दिया। महंगाई ने डीजल, पेट्रोल, गैस, दवाएं, तमाम कीटनाशक दवाएं, स्वास्थ्य की दवाएं, किसान बर्बाद हो चुका है। इन्होंने दिया क्या है? नौजवानों को बर्बादी दी है। केवल इन्होंने हवाई अड्डे बेचे हैं, ट्रेन के रूट बेचे हैं, टारमेट बेचे हैं। सपा सरकार ने कितना रोजगार दिया था, कितनी सरकारी नौकरियां दी थी? उनका तो कहना है कि भ्रष्टाचार इतना था कि पारदर्शी तरीके से भर्तियां नहीं हो पाती थी, दलाली नेटवर्क हावी था। देखिए, दलाली का ये क्या कहते हैं? ये तो इस पराकाष्ठा है। झूठ बोलना तो भाजपा ही जानती है। गणेश जी को जब दूध पिला सकती है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, वो आस्था का विषय है और गणेश जी को दूध पिलाने के लिए भाजपा ने नहीं कहा था। वो देश की आस्था का विषय है। वो कहते हैं कि नजर आए तो पत्थर में भी भगवान नजर आ जाता है। उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। आप बताइए, आप आरएलडी से है। अलीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ की 7 सीटें भाजपा ने अपने नाम की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी यहां पर बनाने जा रही है, जिसकी मांग बहुत पहले से चल रही थी और कहा तो ये भी गया कि सपा सरकार में जिसने मांग की उन पर मुकदमे हुए और योगी सरकार के आने के बाद वो मुकदमे हटाए गए। देखिए, स्टूडेंट हमेशा से परेशान था। यहाँ पर है ना सिर्फ एक फाउंडेशन स्टोन लगा दिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आप है ना अगर करना था तो 5 साल से आप कहाँ सो रहे थे? और रही बात रिपोर्ट कार्ड की, तो आप मुझे ये बताइए, स्टूडेंट को अब बोल दिया जाए कि अपने मार्क्स दो तो 100 में से 1000 लिख देगा। वही आपकी बीजेपी की सरकार ने कर दिया। उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड था वो गंगा में बहती हुई लाशें। रिपोर्ट कार्ड है, आपके हालात जो है ना हॉस्पिटल्स के हैं, स्किल्ड के, एजुकेशन के हैं, 0। आप आगे देखिए, अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हम है ना पुरानी पेंशन बहाली कर रहे हैं। हम है ना कहीं सारी है ना स्कीम्स जो है ना पहले ये आपकी मुख्यमंत्री आवास योजना, आपको हैरानी होगी ये जानकर, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा आता है वो 1,25,000 होता है और उस लेआउट के हिसाब से आप अगर इन्फ्लेशन रेट लगा लें तो वो उस मकान तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को घर दिए हैं, चाहे वो सीएम आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। ये इंदिरा आवास के नाम से योजना थी। उस टाइम के नाम के बाद से आज तक उसमें किस रेशो में पैसा बढ़ना चाहिए था वो नहीं। समाजवादी गवर्नमेंट में इसे लोहिया आवास के नाम से 3.5 लाख रुपए मिलते थे, जिससे कि वो कम से कम बन सकता था। 1.5 लाख रुपए में उस लेआउट में, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, आप कह दीजिए, मैं ना अपनी है ना राजनीति आज ही खत्म कर दूंगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, सरकार ने बड़ा दावा किया कि हमने गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं और रिकॉर्ड उनको चाबियां भी दी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाबियां सौंपी हैं लोगों को बुला के। तो वो क्या था, मतलब वो आंकड़ा झूठा है क्या? वो आंकड़ा बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 43 लाख बेघरों को घर देने का काम किया है। ये बात करते हैं सपा की और लोकदल की। इन्होंने आज तक कितने लोगों को आवास दिया? इन्होंने केवल भ्रष्टाचार और जो कुछ पैसा आता भी था, इनके जो कर्मचारी और नेतागण थे वो बीच में ही उसका बंदरवाट करके जनता को तो केवल झुंझुना थमाने के अलावा और कुछ नहीं देते थे ये लोग। ठीक है, आप एक बार सब लोग बोल लें। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार ने ये भी कहा है अपने रिपोर्ट कार्ड में कि जो योजनाएं 70 सालों में जो नहीं हुआ, देश में प्रदेश में पूरी नहीं हो सकी, उनको भी हमने पूरा करने का काम किया। आप समझ रहे ना किस योजना की बात हो रही है यहाँ पे? जी, ये सिर्फ झूठों की सरकार है।
इन्होंने सिर्फ बेचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। अगर इन्होंने काम किया है तो अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम किया है। और रही बात रिपोर्ट कार्ड की, अरे इन्होंने तो खुद को भी क्लीन चिट दे दी। इनसे बड़ा दागी कौन है? ये बताते हैं कि सपा ने, बसपा ने, आरएलडी ने, सब ने दागी खड़े किए हैं। अरे इनसे बड़ा दागी कौन है? ये खुद को क्लीन चिट देते हैं और खुद ही पीठ थपथपाते हैं। आप मैडम सुनिए, जनता देख रही है, करते हैं किसानों के सम्मान की बात। इन्होंने किसान को, आपने देखा होगा, आंदोलन चला 750। वो तीनों कृषि कानून तो वापस हो गए ना काले, लेकिन कृषि कानून का वापस करने थे। अगर सही थे तो वापस को लिए और गलत थे तो लाई क्यों? वो तो कह रहे हैं हम समझा नहीं पाए। जब किसान तैयार नहीं है तो ठीक है, हमने वापस ले लिए, उनकी इच्छा का सम्मान किया। मैडम, ये इच्छा का सम्मान नहीं, सुनिए, अरे सुनिए, जो 750 किसानों की लगभग मौत हुई है, उस मौत की जिम्मेदार ये मोदी योगी सरकार है। ठीक है, जनता से भी कुछ पूछते हैं, यहाँ से लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? सबसे पहले नाम बताइए। तिवारी है, लोकेश तिवारी। हाँ, लोकेश जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? गौरव जी, भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल हैं, 2 मिनट रुकना होगा आपको। पहला सवाल तो ये है, अब तो ये पश्चिमी यूपी में चुनाव है तो यहाँ जाटों को भगवान बता रहे हैं, और जब यहाँ से पूर्वांचल में बढ़ेगा 10 फरवरी के बाद चुनाव, तो वहां पे ये ब्राह्मणों को अपमान, वो बताएंगे भगवान। अब इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, खुशी दुबे जो कि 13 महीने से एक निर्दोष नाबालिग जेल में बंद है, वो दोषी है या निर्दोष है? ये यहाँ पे जवाब देके जाए। वहाँ पे गोलमोल न घुमाए। नंबर 1, ये गोलमोल घुमाएंगे कि वो अपराधी, ये अगला सवाल, अगला और भी लोग बोल रहे हैं। अगला सवाल मेरा ये है, ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, राम को कोई नहीं ला सकता, भगवान को लाने वाले ये कौन होते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार में विजय माल्या लंदन से नहीं लाया गया तो ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? इनसे यह सवाल पूछिए, विजय माल्या को नहीं ला पाए, वो राम को लेके आएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, इन्होंने तो ठीक है, लेकिन भाजपा हमेशा से ये कहती रही है कि इतना बड़ा आंदोलन जो खड़ा किया गया, इससे पहले देश में इस तरह खुलकर कोई राम मंदिर की बात नहीं बोल सकता था। जो सवाल उन्होंने उठाए, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राम मंदिर के लिए लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही इसको बनवाने का काम किया है। ये बात करते हैं सपा के और लोकदल के, इनसे पूछना चाहिए कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले कौन थे? राम मंदिर की सुनवाई के लिए बार-बार पेंडिंग करवाने वाले कौन थे? ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसमें भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। हम सबको तो भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भारत के अंदर अगर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका मंदिर बनेगा? ठीक है, यहाँ पर राम की बात हुई है, राम मंदिर की बात हुई है, तो क्या अलीगढ़ के लिए हिंदुत्व भी एक मुद्दा है? आइए जानते हैं, कुछ और लोग बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? मेरा नाम विपुल भारद्वाज है और मैं जनपद अलीगढ़ का निवासी हूँ। और मैं चौधरी साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मुजफ्फरनगर के दंगों पे बात करने से क्यों कतराते हैं? 2 जाट के लड़के अपनी बहन की इज्जत के लिए लड़े, उन्हें सरेआम काट दिया गया और आज नाहिद हुसैन के लोग कहते हैं कि भुसभर देंगे। अरे देखते हैं कौन किसको भुसभर देगा। उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट तैयार है, भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। इनकी भी आवाज आपने सुनी। मुजफ्फरनगर दंगों का दर्द जनता के दिल में है, भूलेगी नहीं जनता। 2 बातें, देश नियम कानून से चलता है, भावनाओं से नहीं। यदि कोई घटना घटती है तो प्रशासनिक जिम्मेवारी होती है। घटना पर वो तो कह रहे हैं ना कि जब जाटों की हत्या हुई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दिया था। सवाल जाट का नहीं, कोई अपराधी है तो अपराधी है, क्रिया का फल प्रतिक्रिया होती है। झगड़ा 2 पक्षों में हुआ, लेकिन उसको राजनीतिक रंग देने के लिए पूरे एरिया भाजपा ने काम किया, जाटों को बदनाम किया और जाट कभी हिंसा नहीं किया। उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी और जो सांसद जी कह रहे हैं कानून की, ये उस समय खुद कांग्रेस में थे, खुद उसके विरोध में वहां जाकर चलिए, ये तो इन्होंने नहले पे दहला दे दिया। उन्होंने कहा आप तो खुद कांग्रेस में थे, झंडा उठाकर वहां खुद विरोध कर रहे थे इस घटना का। देखिए, एक मुद्दे पर ले जाकर दुबी करने की आदत इन लोगों की है, इनकी पार्टी की, इनकी आइडियोलॉजी है। अभी मंत्री के लड़के ने किसानों पर गाड़ी चला दी और किसान मारे गए। अभी तक मंत्री बैठे हुए पर से इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, उस मामले में कोर्ट में चल रहा है वो मामला। कुछ कहना चाहते हैं लोग, उनसे जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वो मामला कोर्ट में चल रहा है और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह विक्रम है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, वो रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा होना चाहिए। इन मुद्दों पर जो है बहस होनी चाहिए।
यहाँ के जो 2 करोड़ जो रोजगार देने की बात की थी भाजपा ने। एक मिनट सरकार ने आज अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है और जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैं उसका डेटा आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं, 3.5 लाख संविदा पे दी हैं और 5 लाख नौकरियां दी है, पारदर्शी तरीके से दी है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, क्राइम कंट्रोल है, माफिया जेल में। ये वो लिस्ट है जो आज योगी आदित्यनाथ जो पढ़ रहे थे। तो अब कौन से मुद्दे आपके? प्रयागराज में अभी छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया है, प्रयागराज में जो लाठीचार्ज किया गया, वहाँ पर जितने छात्रों पर रोष था, रोजगार अगर मिलता तो लाठीचार्ज नहीं होता। स्टूडेंट्स पर जो लाठीचार्ज हुआ, शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसे लेकर यहाँ रोष दिख रहा है। देखिए, जो लाठीचार्ज हुआ उसमें कहीं भी कोई अनियमितता नहीं थी, उसमें थोड़ा विवाद हुआ था उनके ऊपर। उस चीज को लेकर के वहां प्रशासन ने कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए वो किया था। बाकी सारी चीजें, नौकरियों में जितनी भी नौकरियां 5 लाख पारदर्शिता तरीके से हुई है, 3.5 लाख जो योगी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। बिल्कुल, पहले क्या होता था, पहले आपस में मंत्रियों में और विधायकों में और मुख्यमंत्रियों में आपस में ही नौकरियों का बंदरबाट हो जाता था कि 5 तुम्हारी है, 5 सरकार में होता था ऐसे? चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, इन दोनों सरकारों में आपस में मंत्री, आप रिपोर्ट कार्ड उठा करके देख लिए पिछले, उनमें किन किन लोगों की भर्ती हुई है। अच्छा, ठीक है, यही जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये हमारे साथ बसपा का पक्ष रखने के लिए भी उनके नेता हैं। देखिए, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब आपकी सरकार थी तो सिर्फ अपने भाई भतीजों का, मित्र मंडली का ही भला होता था, उन्हीं के बच्चों को नौकरियां मिलती थी। पहले तो मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 3-3, 4-4 बार समाजवादी पार्टी के लोगों के और भाजपा के लोग पास चली गई आप, और पहली बार मुझे अभी मौका दे रही हैं। उस वक्त मुद्दे उन दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा था, इसलिए मुझे वो पॉइंट वही खत्म करना है। ऐसे तो बात पूछते रहेंगे, उन्हीं पर बात चलती रहेगी, हमारा नंबर ही नहीं आया। बिल्कुल आपका नंबर आया, आप तो प्रचार में सबसे देर में आए हैं। बहन जी ने कल आगरा से प्रचार की शुरुआत करी है, हम तो आपके पास ही थे। अंतिम चरण में आप प्रचार में उतरे हैं, तो यहाँ में आपका रोल नंबर 5 है। ये प्रेस की उपज है कि हम लोग अंतिम चरण में पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बूथ और सेक्टर पर निचले स्तर पर काम करती रही है। ये लोग देश को, प्रदेश को वर्गलाने का काम करते रहे हैं। जहां तक विकास कार्ड की बात कर रहे हैं, आप भाजपा की बात जो कर रही हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने जो किया था अपनी सरकार में, उसी काम को भाजपा के लोग कर रहे हैं। इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं है। लूट, डकैती, बलात्कार, हत्याएं चरम सीमा पर है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आपने ये जो बातें उठाई हैं, जब कोई घटना या वारदात से संबंधित हो रही थी, तब बसपा तो नजर ही नहीं आई कहीं प्रदर्शन करने में, सपाई लेट के डंडे खा रहे थे। ये मीडिया को नजर आ रहा है। अभी हाथरस में दलित बेटी के साथ रेप हुआ था, वहां हमारे बसपा के जिलाध्यक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और उसके लिए मैं स्वयं मेडिकल में जाके मैं उपचार दिलाने का काम कर रहा था। हमारे सारे पार्टी के लोग इन दुखी परेशान लोगों के लिए लगे थे। कोरोना के पीरियड में भी हमारे लोगों ने उनके घरों पर जाकर राशन देने का काम किया था, लेकिन मीडिया को ऐसा है क्या? सारा दोष ये सही है सर, ये सही है। जब आप पे सवाल उठे तो आप मीडिया पर आरोप लगा दें कि आप मतलब कोरोना में मदद कर रहे थे और मीडिया ने उसको दिखाया नहीं। बताइए, ये सब ग्राउंड पर है, ये सब मैदान में है, सब मदद कर रहे हैं। कोरोना के समय पर यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। केवल भारतीय जनता पार्टी के और सामाजिक संगठनों के लोग घर घर जाकर के राशन पहुंचा रहे थे, मास्क बांट रहे थे और सबको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। सब लोग घरों में बैठ करके ऐश कर रहे थे उस समय पे कि वो घर में बैठ करके केवल मोबाइल से वीडियो डाल दी कि कोरोना का ये है, कोरोना का ये है। किस पर आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा स्पष्टता से बताइए ना। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे लोकदल हो। लोकदल तो खैर पिक्चर में कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, पिक्चर में ही नहीं है। कोरोना में कहाँ थे आप? वोट मांगने चले आए। लॉजिकली होता क्या है, 2 केले दो, 3 आदमियों को दो, 50 फोटो खिंचवा दो, ये करा था भाजपा ने। और इस जिले का आपको अगर याद हो तो उस गैस प्लांट पर, ऑक्सीजन प्लांट पर क्या हो रहा था, 3 दिन पेपर में क्या क्या छपा, यहाँ पर बैठे हर किसी को पता होगा। इन्होंने उसमें भी दलाली करी, कफन तक में दलाली कर ली। वहां पर आदमी है ना मर रहे थे, लोगों को लकड़ियां नहीं मिली। वहां पर ब्लैक में तो है ना स्लॉट बुक हुए हैं। ये लेकिन अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभी तीसरी वेव के बीच में है हम लोग, सब लोगों से यही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। सरकार ये भी कहती है कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप डेटा भी उठा के देखेंगे तो देश के जो तमाम राज्य हैं उनमें वैक्सीनेशन की रफ्तार यूपी की अव्वल रही है लगातार। और इसी का क्रेडिट अब लिया जा रहा है कि इस तीसरी वेव को हम आप इतने हल्के सर्दी जुकाम के बीच में निकाल रहे हैं, वरना पिछले साल हमने हालात देखे थे तो वैक्सीनेशन को भी एक बड़ी उपलब्धि वो मान रहे हैं। देयर इज अ बायोलॉजिकल रीजन फॉर दिस। ठीक है, आपके पेंडेमिक एक शुरू हुआ, उसका एक पीक स्टेज आया, सेकेंड वेव आई, उसमें आया, हमने वैक्सीनेशन करा।
वो वैक्सीनेशन जो भारत बायोटेक का यहाँ होना चाहिए था वो एक्सपोर्ट हुआ बाहर। तो अगर पर पर्सन आप ये देखोगे कि बाहर की कंट्रीज पर इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग यूएस, वहां 3-3 डोजेस थी। हमारे पास वो आज तक हम 1-1.5 साल में लगा पाए। तो ये कहाँ थी सरकार? हमने जब भारत बायोटेक ने वे बना लिया था। इस तरह का कॉल कितनी डोज लगनी चाहिए, कौन से वेरिएंट का ज्योग्राफिकली बायोलॉजिकली हमारी बॉडीज पे क्या असर है, ये कॉल डॉक्टर्स की, मेडिकल की, साइंटिस्ट की होती है। हाँ, आप सवाल ये उठा सकते हैं कि कित रफ्तार क्या रही, कैसे रही, पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचनी चाहिए। वैक्सीनेशन की बात चल रही है, आपने तो इसे बीजेपी का ही वैक्सीन बता दिया। बताइए, जनता को बरगलाया आपने। देखिए मैडम, वैक्सीन अकाउंटेबिलिटी क्या है? ये हवाल कहते हैं कि हमने 130 करोड़ को लगा दिया, ऐसे ही कहते हैं हमने 145 करोड़ तो प्लांटेशन कर दिया। इसका मतलब जितनी पॉपुलेशन है, प्लांट लगाने में और वैक्सीन लगाने में फर्क है विजेंद्र जी। वैक्सीन लगाने में, प्लांट लगाने में फर्क है। बकायदा वैक्सीनेशन होता है, उसका एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है। मैं घुमा नहीं रही हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ। वैक्सीन लगाने के बाद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है और आप सबके पास भी वो आता होगा, 1 डोज लगी है, 2 डोज लगी है, सब लगी है। नहीं सर, देखिए पैंडेमिक से कोई खिलवाड़ नहीं, पैंडेमिक से कोई खिलवाड़ नहीं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये क्या अकाउंटेबिलिटी कर दिया। अभी मैं बताइए, आपने दोनों वैक्सीन लगाए हैं? आपने दोनों वैक्सीन लगवाए हैं? 50% नहीं किया उन्होंने। आपने दोनों वैक्सीन लगवाए हैं? ठीक है, आपके बकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, आपके पास कार्ड होगा, तो जिसने लगाया है हुआ होगा, उसका डेटा मौजूद होगा। आप कैसे कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है? मैं कह रहा हूँ जब अकाउंटेबिलिटी इनकी इतनी है जो रिकॉर्ड पर नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, वरना अभी तो 50% नहीं हुआ है। तो ये बताइए, बीजेपी का वैक्सीन कहकर क्या आपने जनता को नहीं भ्रमित किया? क्या आपने ऐसे वक्त में जब सरकार क्या सिस्टम के साथ आपको देना चाहिए था, रहना चाहिए था, आपने जनता के अंदर भ्रम पैदा नहीं किया? सबसे पहले बीमारी लाई हुई किसकी है? अगर ट्रंप ना आते तो यहाँ पे बीमारी भी नहीं थी। अब ये आप अजीब सी बात कर रहे हैं। एक वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, सोर्सेज होते हैं, लेकिन अब आप कोई कहीं ट्रैवल करता है, एक दूसरे को ये इन्फेक्शन हो सकता है। किसी भी गवर्नमेंट की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे हेल्थ प्रोवाइड कराना। ठीक है, आप पोलियो का वो था वैक्सीनेशन टाइम से हो रहा था, करा रही थी। अब उसको मैं एडवर्टाइज करूं, उसमें अपनी फोटो लगा दूं कि मेरे वजह से हो रहा है, तो ये गलत है। नहीं, वो तो कहते हैं कि जब लैपटॉप बटे थे तो उस पर अखिलेश यादव का फोटो था। जो सरकार जो काम करती है अपने अपने फोटो लगाती है। आपने कम से कम, मैं बीजेपी नहीं हूँ सर, लेकिन मेरे फैक्ट आपको पसंद नहीं आ रहे। आप मेरे फैक्ट्स को नकार रहे हैं, आप फैक्ट्स को नकार रहे हैं। अरे इनको चुप कराइए। बताइए, आप अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, ये जो आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही हैं, ये शिक्षा की बात की आपने। ये शिक्षा के नाम पर छात्रों को लाठियां दे रहे हैं और बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये विरोधियों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। और ये तो मतलब जिनके घर पे बुलडोजर चलाए, आप उनको माफिया या आप उनको क्रिमिनल नहीं मानते? जो जेल में हैं, जिनकी अवैध संपत्ति, काली संपत्ति, आप उनको माफिया नहीं मानते? जो माफिया है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए और चलाए, अच्छी बात है, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात इसकी, ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हमेशा राम के नाम पर। और सुनिए, ये कहते हैं हम राम, ध्रुवीकरण के आरोप तो कांग्रेस पर भी लगे हैं। राहुल गांधी तो खुद कहते हैं कि हाँ, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये तो चुनाव जीतने के लिए हर सियासी पार्टी अपने अपने समीकरण बैठाती है। दीजिए, अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। अगर ये राम की बात करते हैं, राम को लाए हैं, तो आप अंतर पहचानिए। राम भक्तों में एक राम भक्त हनुमान हुआ करते थे और दूसरा दिखावे का राम भक्त काल नेमी था, जो रावण का दूत था। हनुमान जी को उन्होंने राम नाम का दुपट्टा ओढ़कर और रोकने की कोशिश की लक्ष्मण के लिए, बूटी लाने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने वहीं उनको ठोक दिया। और आप यकीन मानिए, असली राम भक्त भारत रत्न राजीव गांधी थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के ताले खुलवाए। असली राम भक्त राजीव गांधी थे। और यकीन मानिए, लेकिन कोर्ट में एफिडेविट देके श्री राम को काल्पनिक किरदार किसने कहा था, ये आरोप आप पर बार बार लगता है। लेकिन हम और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बसपा के जो हमारे नेता है वो भी हमारे बीच में मौजूद है। क्राइम कंट्रोल की भी बात चल रही है। एक वक्त था जब बहन जी की सरकार थी और लोग कहते थे बहुत सख्ती थी, क्राइम थम गया था और महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते थे। लेकिन आज जब महिलाओं के प्रति कोई क्राइम होता है, उसका मुद्दा उठाया जाता है, तो आप लोग कहीं नजर में नहीं आते हैं। ये फिर आपने वही बात पूछी है। जब क्राइम उठता है तो मानी बहन जी उस पर तुरंत पीठ करती हैं। हमारी पार्टी के नेता वहां मौके पर धरातल पर जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है। साथ ही आप विकास की बात, जो अभी विकास का मुद्दा था, विकास के मुद्दे के बीच में ये तमाम राम का मंदिर भी आ गया, तमाम बीच में बातें आ गई। मैं कहना चाहूंगा, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो मानी बहन जी
माननीय बहन जी को तो, बहुजन समाज पार्टी को तो लॉ एंड ऑर्डर सूट करता है, बाकी के लोग तो फांस उड़ाने का काम करते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, अगर अपनी पार्टी का ही कोई सांसद ने अगर कोई क्राइम किया है तो माननीय बहन जी ने तुरंत पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट कराने का काम किया होगा। इतना ही नहीं, जब विकास की बात हो शिक्षा के क्षेत्र में, इस प्रदेश में 11 यूनिवर्सिटियां थी और 11 यूनिवर्सिटियों से बढ़ाकर 17 यूनिवर्सिटी करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। यहाँ तक अलीगढ़ के विकास की बात करें तो अलीगढ़ में भी अलीगढ़ को मंडल बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और इतना ही नहीं, अलीगढ़ में सर्किट हाउस देखो, स्टेडियम बनाने का काम माननीय बहन जी ने किया। इसके साथ ये जो विकास की फेरिस्त आप बता रहे हैं, इसको लेकर आप 2 विधानसभा चुनाव में भी उतर चुके हैं, लोकसभा चुनाव में भी उतर चुके हैं, जनता ने आपको नकार दिया, ये भी एक हकीकत है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि आज जिस तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर, विकास को लेकर, और सबसे बड़ी बात है माफियावाद और क्रिमिनल्स पे जो कंट्रोल हुआ, उसका एक बड़ा क्रेडिट योगी सरकार लेना चाहती है। तो आपको लगता है कि जब इस तरह के बयान आते हैं कि बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाएगा, हमारी सरकार आएगी, आप भी कहते हैं कि बहन जी ने बहुत सख्ती कर रखी थी, तो अभी का माफियावाद या अपराध पर जो अंकुश सरकार लगाने का क्रेडिट लेती है, तो बहन जी की सरकार यदि आती है, जो आप कह रहे हैं कि हम बहुमत से आ रहे हैं, तो किस तरह का आपका भी बुलडोजर घूमेगा क्या? जी, हम किसी की जिस तरह से बुलडोजर की बात करते हैं, हमारी पार्टी के लोग लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, कानून व्यवस्था को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश में दिया है, उस संविधान के आधार पर हम लोग काम करना चाहते हैं और काम करते हैं। संविधान को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करते। माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो आपने देखा होगा कि रोजगार के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम बहन जी ने किया, पुलिस की भर्ती की। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बसपा जो है वो तो बीजेपी पार्ट 2 है, और अखिलेश यादव ने हमारे न्यूज कॉन्क्लेव में बहन जी की तस्वीर देखकर कहा था हमें आशीर्वाद दे 2022 का 2024 का। अभी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, जो कांग्रेस करती है वही पहले भाजपा कर रही है, भाजपा करती थी वही कांग्रेस कर रही है। ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इन्हें तो जनता ने नकार दिया, आज भाजपा को नकार दिया जनता ने और कांग्रेस को नकार दिया। अभी जो मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। विकास, और जब सरकार बनती है तो ढेर सारा विकास होता है। ठीक है, विकास के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, जनता के कुछ सवाल ले लेते हैं। जी, आएंगे आपके पास, एक एक करके बोले सब लोग। जी, क्या नाम है आपका? राकेश पाठक नाम है मेरा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप किस मुद्दे पर? पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बड़ी ईमानदारी की और उसकी बात करते हैं, और जबकि लोक सेवा आयोग के पिछले जो सिलेक्शन किया था उसमें 80 में से 57 एक जाति विशेष के एसडीएम भर्ती कर दिए गए। सिपाहियों की भर्ती हो तो उसमें 80% जाति विशेष के लोग भर्ती किए जाते हैं। लेखपालों की भर्ती होती है तो 80% लोग भर्ती किए जाते हैं। ये क्या ईमानदारी और चरित्र की बात करते हैं? ठीक है, ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी, इस बात पर जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यादव राज आ गया था, थानों में, प्रशासनिक अधिकारियों में। उन्होंने कहा लोक सेवा आयोग का पर्चा हुआ तो एसडीएम वो भी सब यादव भर्ती हो गए। ये कोई नया काम तो हो नहीं रहा है। आज ठाकुरवाद नहीं चल रहा है क्या? आज ठाकुरवाद नहीं है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं कि यादव राज रहा। तमाम यूपी में कम से कम डीएमओ की गिनती कर लीजिए, अधिकारियों की लीजिए, थानों में चार्जों कर लीजिए। ये जिसकी सरकार होती है मनमानी करता है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम हर जाति की बात कर रहे हैं? आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं 4 टाइम एमएलए हूँ, एमपी हूँ। आपको ये बता दूं, इस सारी रिजम को देखा है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आदर करता हूँ उनका। योगी जी मेरे साथ एमपी रहे हैं। यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सोसाइटी की यूनिटी को तोड़ के कुर्सी की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ में एक विकास का नाम बता दें, शिलान्यास यूनिवर्सिटी का, ट्रांसपोर्ट नगर का, सारी चीजों का। हिंदुत्व की बात करते हैं, एक किसी तीर्थ स्थल पर 2 रुपए बता दें। मेरे कार्यकाल 5000 करोड़ रुपया दिया था 5 साल में। सारा का सारा डेवलपमेंट विजेंद्र सिंह है, मेडिकल कॉलेज को दिया था। इनका है क्या? ठीक है, ठीक है। कुछ और लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? पंकज अग्रवाल मेरा नाम है। हाँ, पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं? सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है तो जब सरकार की बनने की नौबत आती है तो ये संगठित क्यों होते हैं? अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग सुधार से काम करेंगे, और ये वैक्सीन वगैरह की बात करते हैं, क्या इनको नहीं मालूम वैक्सीन कितनी मुश्किल से लगाई गई थी, कितनी उससे बनाया गया था? सवाल सुन लीजिए सर, आप लोगों को जवाब देना है। सवाल सुन लीजिए।
घर घर जाके लोगों को अनाज बांटने का काम, वैक्सीन लगाने का काम। और सपा सरकार, अखिलेश यादव जी कहते थे कि साहब हम ये वैक्सीन मोदी योगी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगवाएंगे। और सबसे पहले मुलायम सिंह लगवा कर आए और जगह जगह अब ये कहते वैक्सीन नहीं लगी। क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैडम, मैं जमीनी स्तर की बात करना चाहता हूँ। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बरेली, बुलंदशहर, जब सपा की सरकार थी तो आए दिन तमंचे की फैक्ट्री पकड़ी जाती थी, यह हकीकत है। अखबार में एक सेकंड, अखबार में 2014 से पहले पढ़ लेना, आए दिन तमंचे की फैक्ट्री पकड़ी जाती थी। अब वो कहाँ गई तमंचे की फैक्ट्री? और इनसे चौधरी साहब से, विजेंद्र सिंह से ये कहना चाहता हूँ, जाट समाज भूल जाओ, सब भाजपा में जा रहा है, सब राष्ट्रवादी है, सब भाजपा में जा रहा है। कौन गलतफहमी? जाट समाज। सुनिए आप, पब्लिक कह रही है किसी गलतफहमी मत रहिएगा, जाट भाजपा में जा रहा है, जाट राष्ट्रवादी है। और तमंचे की फैक्ट्रियां जो पकड़ी जाती थी सपा के समय में, अब वो सब कहाँ गई? नहीं आप बैठ जाइए, कृपया व्यवस्था बनाए रखिए, बैठ जाइए। मैं आ रही हूँ आपके पास, जवाब लेने के बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। रुकिए सर, एक मिनट। अरे भाई साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, नेताजी से जवाब लेने में आ रही हूँ। अभी प्रोग्राम में बहुत समय बाकी है, अभी बहुत समय बाकी है। मैं आ रही हूँ आपके पास, जवाब ले लूँगी। आ रही हूँ, आप बैठिए जी। अभी बहुत समय बाकी है कार्यक्रम में, आप बैठिए। देखिए, राष्ट्रवाद में जाट किसी से कम नहीं है। डिफेंस सरदार भगत सिंह भी जाट थे, महाराज रणजीत सिंह भी जाट थे, महाराज सूरजमल भी जाट थे। हमने देश के लिए मरना और जीना सीखा है और आज भी देश के लिए मरते और जीते। मिलिट्री में सबसे बड़ी संख्या हमारी है। लेकिन यह भी कह देना चाहता हूं आपसे कि ये जिस बात को कह रहा है, मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। खैर और इगलास को जाट बहुल वर्षी कही जाती है। अगर इनकी जमानत जब्त न हो रही हो तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, राजनीतिक संन्यास ले लेंगे अगर जमानत जब्त ना हो। एक एक करके बोलिएगा। आप आगे आइए, आप बोल तो नहीं चुके ना पहले? हाँ। मैं महावीरगंज से आता हूँ, किराना व्यवसाय है मेरा छोटा सा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सब लोगों के लिए, सब वर्गों के लिए बात होती है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए कभी कोई बात नहीं होती। जिसने कोरोना काल में अपनी जान पर परवाह न करते हुए घर घर हर आदमी को सामान पहुंचाया, राशन दिया, सब चीज दी, अपनी जान की चिंता नहीं करी। लेकिन कोई भी भाजपा का विधायक या सांसद कोई ये नहीं बताता कि हमने व्यापारियों के लिए क्या किया। हमने अभी बाजार बंद किया, हमारे ऊपर टैक्स तमाम तरीके के लाद दिए गए। अभी मतलब कोरोना में जो व्यापारियों का दुकान बंद रहने से नुकसान हुआ है, आपका इशारा उस तरफ है। ठीक है गौरव जी, सुन लीजिए, सवाल आप ही को जवाब देने हैं। और आप कौन पूछना चाहते हैं? आप इधर आइए, आगे आइए, 1 मिनट रुकिए। आपने बात कही अभी विकास की। विकास हमेशा रोजगार से होता है और रोजगार आपने अडानी और अंबानी को तो दिया, लेकिन मिडिल क्लास बिजनेसमैन को आपने क्या रोजगार दिया? आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। ठीक है, और आइए, आगे आइए। आप क्या नाम है आपका? 1 मिनट, क्या नाम है आपका? अशोक प्रजापति मेरा नाम है। मैडम, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपने विकास किया है तो आप मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हो? आप जातिवाद की बात क्यों करते हो? जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाने का काम किया है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाया, उसी तरह से बीजेपी भी उसी तरह से सरकार। ठीक है, मंदिर मस्जिद की बात क्यों, विकास की बात क्यों नहीं? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, यही कहना चाह रहे हैं ना? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सबको समय मिलेगा। सर, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। आपने सबके सवाल सुने यहाँ पे। वो व्यापारियों का दर्द बता रहे थे, कोरोना में जो नुकसान हुआ, उन्होंने महंगाई, पेट्रोल डीजल की बात उठाई और उनकी भी बात सुनी कि मंदिर मस्जिद का जिक्र क्यों। ये सवाल तो मुझे लगता है सभी सियासी पार्टियों से पूछना चाहिए। अगर मुद्दे हैं तो फिर ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों? भारतीय जनता पार्टी कोई ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे विकास के काम को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। सीधे सीधे विकास के, मैंने अलीगढ़ के सारे विकास के काम आपके सामने गिना दिए। और बराबर में मेरे पूर्व सांसद जी खड़े हैं, इनकी आदत है टमाटर को भी तरबूज बनाने की, बहुत पुरानी आदत है इनकी। अरे एक तो सीनियर नेता है, काबिलियत तो होगी ना। अलीगढ़ के बहुत शब्दों से खेलना जानते हैं। अलीगढ़ के किसी से भी आप जानकारी ले लीजिए, टमाटर को तरबूज बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं ये।
ये जो काम कर, ये कह रहे 5,000 करोड़ मैंने अलीगढ़ में लगाए। अगर 5,000 करोड़ तो दूर की बात है, इन्होंने 500 रुपए भी अलीगढ़ के विकास में कहीं लगाए हो जब ये सांसद थे, तो चैलेंज है। जब ये 4 बार सांसद रहे, पूरी इगलास विधानसभा, अब जाकर के विकास हुआ है। उससे पहले बिल्कुल कच्चे चक्रोट हुआ करते थे। ये बात करते हैं विकास की, कौन? अगर बहुजन समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि बस विकास हमने किया, अगर विकास किया तो क्यों सरकार में नहीं आ रहे? क्यों समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना? ठीक है, सबको बराबर समय मिल जाए। ये बताइए, ये आरोप आपने सुने कि हम तो विकास को लेके मैदान में हैं, हमने रिपोर्ट कार्ड भी रख दिया है और ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। इनका 91 से पहले 2 MP हुआ करते थे। ये जानते थे कि हमारी आइडियोलॉजी तोड़ने वाली है, जोड़ने वाली भी नहीं है। राम मंदिर के मुद्दे पर रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, इन्होंने ध्रुवीकरण किया। मुस्लिम समाज को छेड़ करके हिंदू समाज को यूनाइट करके वोट लेने की इनकी आदत है। विकास पर विकास होता, वो तो ये कहते हैं कि पहले हिंदुओं को छेड़ के मुस्लिमों को एक किया जाता था, अब उन्होंने सबकी अपनी अपनी राजनीति है। ध्रुवीकरण उनको भी सूट करता है, उनको भी सूट करता है। वो भी पाकिस्तान जिन्ना की बात करते हैं तो वो भी राम मंदिर को लेकर जय श्री राम करते हैं। जिन्ना हिंदुस्तान में बंटवारे से पहले एक पॉलिटिशियन थे, उस समय फैमिली थी हमारी एक, और जिन्ना, अरे पूरा देश फैमिली था, पूरा देश फैमिली था। इन लोगों की आदत बनी हुई है कि जिन्ना को उछालो, हिंदुओं पर से वोट लो, वही आदत है इनकी। जिन्ना का नाम पहले किसने लिया? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, मैं केवल इनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है तो अखिलेश जी को ये क्यों कहना पड़ा कि मेरे सपने में श्री कृष्ण आते हैं, और कह रहे हैं कि आते भी हैं मान ले, तो ये क्यों नहीं कहते कि श्री कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे मथुरा में? ये क्यों नहीं? बताइए कृष्ण जी के ख्वाब क्यों आने लगे अचानक? जय श्री राम इतना प्रबल हो गया कि अब आपको कृष्ण जी की शरण में जाना पड़ा। हम हिंदू हैं, कृष्ण भगवान हमारे आराध्य देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं तो हम सपने में आएंगे, इसमें बुराई क्या है? कृष्ण हमारे हैं, इनके नहीं है, ये ठेकेदार नहीं है राम और कृष्ण के, और पूरी दुनिया के पूजक हैं, दुनिया आदर्श मानती है। एक सवाल ये भी था, तो आप कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनवाने के लिए क्या सहयोग करेंगे? किसमें? मंदिर बनवाने के लिए सहयोग करेंगे? उन्होंने तो कह दिया अयोध्या सजा दी, काशी सजा दी, अब मथुरा की बारी है। हम जनता में विध्वंस करके खून खराबे से कोई काम नहीं करते, मादादित रहते हैं। भगवान श्री राम मादादित थे, इन्होंने उनकी मादादों को चीर किया है और इन्होंने उनका नाम को भी अपमानित किया है। देखिए, बड़े गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं कि राम के नाम का इस्तेमाल आप वोटों के लिए करते हैं, आस्था तो निजी विषय होती है, यही स्टैंड है ना समाजवादी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानती है, अपना आराध्य मानती है। ये ध्रुवीकरण की और बात जो करते हैं, इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री और राम मंदिर की जो कमेटी थी, उसमें जो है विरोधी दल के वकील। ये कौन सी राजनीति होती है? एक तरफ आप जो है राम का समर्थन भी करना चाहते हो, दूसरी तरफ उसके विरोध में खड़े होकर के लड़ना भी चाहते हो आप कोर्ट में। ये क्या कौन सी राजनीति है आपकी? जिस मंदिर का नायक की कल्याण सिंह को बताते हैं, वो घर पे बैठे रहे कपड़े पहन के और चिल्लाते रहे, अरे मुझे बुलाओ। वही प्रधानमंत्री राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किसने किया? राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किसने किया? ठीक है, और लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं। जब एक मिनट, ध्रुवीकरण, सवाल वही है ध्रुवीकरण का, सबको सूट करता है। नहीं, सूट ऐसा डिबेट शुरू हुई थी हमारी डेवलपमेंट पे। जब आएगा डेवलपमेंट का नाम तो है ना, कहीं ना कहीं स्टेडियम चेंज हो जाएगा और यही हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जिन्ना हारेगा गन्ना जीतेगा। गन्ना के पैसे क्यों नहीं मिले अभी तक? पेमेंट क्यों नहीं किया? उन्होंने ये घोषणा करी। आज भी गन्ना का पेमेंट किया गया लखीमपुर में, शायद बजाज मिलने, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक आंकड़ा देती है सरकार की 2.5 लाख करोड़। अभी बकाया कितना रह गया और क्यों अब तक नहीं रह गया? उसमें है ना, एक्ट में है ना, कितने दिन के अंदर पेमेंट का ड्यू होता है, वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? अखिलेश यादव जी ने और जयंत चौधरी जी ने सवाल सुन लीजिए, सबके जवाब देने आपको। एक कंसोर्टियम फंड बनाने का कहा है कि इतना डिले ही ना हो। आप लॉजिक की बात करिए, ये भगवान राम सबके थे, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, ये क्या लॉजिक है? हल्ला मचा लीजिए। ठीक है, 2 मिनट बताइए। एक ध्रुवीकरण पे ही बात चल रही है। ये ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, अरे सुनिए मेरे साथियों, ये ध्रुवीकरण की बात भाजपा करती है, और ये आप बताएंगी खुद, जिन्ना की मजार पर चादर किसने चढ़ाई थी? बिना बुलाए बिरयानी किसने खाई थी?
इनको मोदी जी को पंजाब के किसानों से डर लगता है, जबकि एसपीजी का पूरा 72 घंटे पहले से डेरा होता है। इनको अपने हिंदुस्तान में जानकर, लेकिन राज्य की भी जिम्मेदारी होती है, सड़क साफ कराना, रास्ता क्लीन देना, राज्य की भी जिम्मेदारी होती है। नहीं, मैं एक और फैक्ट जोड़ देती हूँ, अधूरे फैक्ट के साथ मत करिए। इनको अपनी एसपीजी पर, अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर, इनको अपनी विजिलेंस पर भरोसा नहीं है। ये खुद ध्रुवीकरण करते हैं। जिन्ना की मजार पर जिन्होंने चादर चढ़ाई थी, वो चुनाव हार गए थे, ये बात बीजेपी को पता है। आडवाणी जी चुनाव हार गए थे, उसके बाद एक मौका शो के अंतिम पड़ाव में सब बोलने के बाद। लोकतंत्र में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और चुनाव चल रहा है। डेमोक्रेसी में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जितनी राजनीतिक दलों की बनती है। बार बार समाजवादी पार्टी के लोगों से, भाजपा के लोगों से सवाल पूछकर और मंदिर मुद्दा को लाकर बीच में क्या शो करना चाहते हैं? देखिए, कहा यह जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है वो सपा और भाजपा के बीच में होने जा रहा है। गेम में ना तो कहीं कांग्रेस है ना बसपा है, रालोद भी अब सपा के साथ है। जानकार यही मान रहे हैं। ये आपको लगता है? अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने 10 MP जीते और उससे पहले 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी वोट और परसेंटेज के हिसाब से दूसरे नंबर पे थी, समाजवादी पार्टी तो तीसरे नंबर पे थी। फिर ये उपज कहां से निकाल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पिक्चर में नहीं है? हम आपको एहसास कराते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में। ये जो मंदिर और ये मस्जिद का जो मामला चल रहा है ना, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग कानून व्यवस्था को मानते हैं। अभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 2 लाइन पढ़ी है, मैं उनको आपको बताना चाहूंगा और लाइनों के माध्यम से दोनों को मैं जवाब देना चाहूंगा कि प्यार करने के लिए जिंदगी बहुत थोड़ी है, प्यार करने के लिए जिंदगी बहुत थोड़ी है, पता नहीं लोग नफरत के लिए कहां से वक्त निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि शो के हम अंतिम पड़ाव में हैं, आखिरी का 2 मिनट रह गया, तो मैं चाहूंगी कि आप यहां से अपने वोटर्स के लिए किस मुद्दों को लेकर मैदान में जाने वाले हैं, कुछ कहना चाहते हैं? तमाम आरोप भी आपने सुने, जनता की भी बात आपने सुनी, आप सभी की क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, इन्होंने जो गन्ने के भुगतान के ऊपर आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 करोड़ 52 लाख कर्जा जो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे जो बकाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुकाया है, ना कि इन्होंने चुकाया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के काम को लेकर के जनता के बीच में, विकास के नाम पर भाजपा मैदान में है, ये कहना चाह रहे हैं ना? अलीगढ़ की सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में जीतेगी। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क विजेंद्र जी। देखिए, जनता चेंज चाहती है, परिवर्तन आना चाहिए। किसान बर्बाद हो चुका है, 7.5 किसानों ने शहादत दी है, 14 महीने आंदोलन चला है। इसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल, गैस, दवाएं, कीटनाशक दवाएं, बिजली की दरें आसमान छू गई हैं और इन लोगों ने, करप्शन ने सीमाएं तोड़ती हैं। जनता बदलाव चाहती है, ये 7 सीटें भाजपा हारेगी, गठबंधन जीतेगा, भाजपा 7 सीटें हारेगी यहाँ की। कैसे होगा ये? तो अभेद देख लाया अलीगढ़। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी यहाँ 3 और 4 के रेशो में लड़ रही है। 3 पर है ना राष्ट्रीय लोकदल लड़ रही है, जिसमें खैर इंगलास, बरौली। मुद्दे बता दीजिए जल्दी से, शो क्लोज करना मुझे। बरौली की विधानसभा पर मैं ना पिछले 20 दिन से काफी घूमा। वहां पर एक अलग ही दुनिया चल रही है। वहां पर है ना 30 साल से लोगों का इस हाल में है कि घर घर में है ना पार्टी बंदी, मुकदमों में लोगों की पुश्तैनी जमीन बिक गई। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, गौरव शर्मा जी भी वहीं से आते हैं, सौरभ शर्मा जी, राकेश अंकल, सबकी जनता परेशान है, मुकदमेबाजी में फंसी हुई है, विकास के नाम पर चुनाव। ये विकास की बात करते हैं, विकास कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खा गए। अलीगढ़ सहित उत्तर प्रदेश तो स्मार्ट हुआ नहीं, लेकिन ये अधिकारी और राजनेता स्मार्ट हो गए हैं। और सुनिए, अपना रिपोर्ट कार्ड में खुद को अपने को पास करना कहाँ की शराफत है? अगर इन्होंने दिए तो जुमले, रिपोर्ट कार्ड सब अपना अपना पेश करते हैं। विपक्ष ने जब सरकार चलाई तब उन्होंने अपने काम गिनवाए, आज सरकार ने अपने 5 साल का लेखा जोखा रखा है, लेकिन जनता जनार्दन सर्वोपरि है। 10 फरवरी को जनता फैसला करेगी किसके दावे में कितना दम है। तो आज चुनाव एक्सप्रेस की इस कवरेज में, इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन कल मेरठ में मिलेंगे आपसे, MITT कॉलेज में चुनाव एक्सप्रेस पहुंच रही है मेरठ। बने रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के साथ। नमस्कार, हमें दीजिए इजाजत।